So very good morning to all. Yesterday we have just noted down that cost on the basis of normality, and वहाँ पे दो टाइप के कॉस्ट हमने देखे थे, normal cost and abnormal cost. I guess we have just noted down normal cost, abnormal cost, but we have not discussed in detail what is normal cost and abnormal cost, right? सर नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है? सर नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हमें डे टू डे बिजनेस में लगता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो इंकर्ड होते हैं फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। उन्होंने बोला है नॉर्मली इंकर्ड एट गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मीन्स व्हाट? डे टू डे, फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। So normal costs are those costs which incurred for running day-to-day business activity. ठीक है, ठीक है सर। तो सर नॉर्मल कॉस्ट हमें डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी रन करने के लगता है, ठीक है। एंड व्हाट इज एबनॉर्मल कॉस्ट? सर एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसकी वजह, एबनॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसके वजह से ये कॉस्ट अराइज होता है बिकॉज ऑफ डैमेजेस, आई कैन से डैमेजेस की वजह से होता है, और we can say creating loss to assets, creating loss to assets, loss to asset की वजह से normally abnormal loss होता है, abnormal loss होता है, right? Yes, just बेटा normal loss होता है। Now what is this? The cost over and above, cost over and above the normal cost, cost over and above the normal cost, they are irregular, unexpected, they are irregular and expected. Abnormal costs are incurred at a given level of output under condition. सर नहीं समझा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। If I want to define these two costs in my own words, I will say sir normal cost वो cost होते हैं जो incur किया जाता है for running smooth, for smooth running of day to day business, that is normal cost. Abnormal costs are those costs which arises because of damage or creating loss to the assets. ठीक है सर, ये कॉस्ट जो होता है वो प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है, और ये कॉस्ट जो होता है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल बेटा ध्यान दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। A box contain, a box contain 12 apples। एक बॉक्स में 12 एप्पल्स है, ठीक है। और मान के चलो जब भी मैं कोई बॉक्स एप्पल का बॉक्स लेता हूं उसमें 2 एप्पल खराब होता है। नॉर्मल लॉस ऑफ एप्पल ऑन एन एवरेज, एवरी बॉक्स मुझे पता है अगर मैं एक बॉक्स परचेज करूंगा तो उसमें 2 एप्पल खराब होंगे। इट इज कॉल्ड एज अ रोटर, ठीक है। Let us assume the cost of 12 apple or cost of one box, cost of one box polo or 12 apples polo is one and the same. So अगर मैं एक बॉक्स परचेज करता हूँ तो लेट अस एज्यूम 120 रुपीज, मैं एज्यूम बोल रहा हूँ, आई नो इट इज नॉट 120 रुपीज, लेट अस एज्यूम। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी कॉस्ट पर एप्पल? सो कॉस्ट पर एप्पल विल बी 10 रुपीज। इज इट 10 रुपीज? सर हाउ कम 10 रुपीज? सर 120 रुपीज में 12 एप्पल्स आते हैं, तो वन एप्पल का कॉस्ट कितना आया? सर वन एप्पल का कॉस्ट आया 10 रुपीज, ठीक है सर, समझो। अभी ये 12 एप्पल में ये 12 एप्पल में जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी ड्रॉ द टेबल प्रॉपर्ली। हाँ, ये 12 एप्पल में 2 एप्पल 2 एप्पल हमेशा नॉर्मल लॉस होते हैं। सर नॉर्मल लॉस ऑन व्हाट ग्राउंड? सर रोटन एप्पल, बिकॉज ऑफ रोटन, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें 3 एप्पल्स, मुझे पता है कि दो एप्पल्स जो होते हैं वो हमेशा नॉर्मली रोटन होते ही होते हैं।
रोटन होते ही होते हैं। सडनली उसमें 3 एप्पल भी रोटन हो गए, जिसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल। वो कभी कभी होता है, नॉट रेगुलरली, नॉट रेगुलरली। एबनॉर्मल लॉस रोटन। इसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। और बचा कितना सर हमारे पास? 5 गया, 7 एप्पल्स। 7 एप्पल्स, रिमेनिंग 7 एप्पल्स इज इन गुड कंडीशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड, गुड यूनिट। सो इट इज इन गुड यूनिट, ठीक है, समझ में आ ना। सभी 2 एप्पल जो नॉर्मल लॉस है, ये मुझे पता है दिस इज गोइंग टू बी हैपन, दिस वॉज बाउंड टू हैपन बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस। मुझे पता है कि सर एवरी बॉक्स में 12 एप्पल्स में 2 एप्पल तो ऑन एन एवरेज खराब होते ही है। दिस वॉज बाउंड टू हैपन एंड दिस कॉस्ट will be borne by remaining units. Okay, remaining units. सर इसका मतलब मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। सर मुझे पता है कि दिस इज गोइंग टू बी हैपन एंड ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 12 एप्पल्स 2 एप्पल रोटन होंगे। और मुझे ये भी पता है कि 2 एप्पल खराब होने की वजह से जो मुझे 120 रुपीज देना पड़ रहा है, इट इज नॉट ऑफ 10 एप्पल 12 एप्पल, इट विल बी ऑफ 10 एप्पल। तो ये जो 2 एप्पल जो रोटन हुए हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो बाकी के 12 एप्पल्स, बाकी के 10 एप्पल्स बेयर कर। कौन बेयर करेगा? बाकी का 10 एप्पल्स बेयर करेगा। वैसे बैक बॉक्स में 12 एप्पल्स थे, उसमें से अगर मैं 2 एप्पल माइनस करूं तो मेरे पास कितने एप्पल्स हो जाएंगे? 10 एप्पल्स हो जाएंगे। So what will be the cost per apple? The cost per apple will become from 10 to 12 rupees. Now, why the cost per apple rises? Because of abnormal loss. Because of abnormal loss. Initially, the apple per unit was 10. Because of abnormal loss, the cost of abnormal loss added, or we can say bared by the remaining apple. Bared by the remaining apple. So now what will be the new cost of apple? सर अभी मैं इसको बोलूंगा ये new cost of apple है। सर अभी एप्पल का कॉस्ट पहले 10 रुपीज था, अभी 12 रुपीज हो गया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। ठीक है। अभी ये अभी ये जो रिमेनिंग वर्ड लिखा हुआ है, ये रिमेनिंग वर्ड वो 3 एप्पल और 7 एप्पल की बात कर रहा है। ये हमेशा ध्यान देना। इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 एप्पल से डिवाइड किया। ये 10 एप्पल कैसे आएगा? जो 3 एप्पल एंड 7 एप्पल। बेटा एबनॉर्मल लॉस इज नॉट गारंटीड, बट नॉर्मल लॉस इज गारंटीड। एबनॉर्मल लॉस इज नॉट गारंटीड, बट नॉर्मल लॉस इज गारंटीड। ये हमेशा ध्यान दें। ठीक है सर। नाउ अभी सर मुझे ये नहीं पता था कि 10 यूनिट्स में से 3 यूनिट्स भी खराब निकल जाएंगे। ये नहीं पता था, बिकॉज माई पास्ट एक्सपीरियंस सेज कि मिनिमम 2 एप्पल्स रोटन होंगे। बट मुझे ये नहीं पता था कि बाकी के 3 एप्पल्स भी होने वाले हैं। होंगे ये कंफर्म नहीं था, होंगे ये कंफर्म नहीं था। ठीक है सर। तो व्हाट नाउ? अभी क्या? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 एप्पल का जो कॉस्ट है वो यही बियर करेगा, ये गुड यूनिट बियर नहीं करेगा। इसका मतलब सर कैन वी से दैट कॉस्ट ऑफ, अभी देखो यहाँ पे कल हम लोग ने आपको बताया था कि नॉर्म एबनॉर्मल लॉस जो है वो प्रोडक्शन में चार्ज होगा। बरोबर है सर। प्रोडक्शन में क्यों चार्ज हुआ? क्योंकि ये बाकी के 10 एप्पल्स ने बेयर किया, बाकी के 10 एप्पल्स ने क्या किया? कवर कर लिया। बराबर है। जो 12 एप्पल के लिए मैंने पे किया था, जो 2 यूनिट्स और 2 एप्पल्स का जो कॉस्ट था, वो हम लोगों ने बाकी के 10 एप्पल्स में ऐड करने की वजह से वो हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज। बट सर एबनॉर्मल लॉस का क्या? क्या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज होगा? आंसर इज नो, इट इज नॉट गोइंग टू चार्ज टू द कॉस्ट, इट इज नॉट गोइंग टू चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट विल चार्ज टू कॉस्टिंग पीरियड अकाउंट। सर हाउ कम? हाउ कम? नाउ लेट्स सी दिस। सर अभी यहाँ पे जो 3 एप्पल का कॉस्ट है, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस,
The cost of abnormal loss is how much? So 3 apple, and what is the rate per apple? 12 rupees. It becomes how much? 36 rupees, right? And good unit, cost of good unit, sir, good unit 7 apple into 12 रुपी, it becomes 84 rupees. अगर आप दोनों को प्लस करोगे, it comes exact 120 rupees जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था. Now question is, ये जो 84 rupees है सर, ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा? सर ये चार्ज होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एंड ये जो 36 रुपीज है, ये चार्ज किसको होगा? चार्ज टू कॉस्टिंग पीने लगा. इट इज नॉट अ पास कॉस्टिंग पीने, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं होगा. दैट्स इट. तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट. और ये भी ध्यान देना है, पहले एप्पल का प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट था, देन लेटर इट बिकम ₹12 पर यूनिट. सर क्या ये कॉस्ट चेंज हुआ? यस, ये कॉस्ट चेंज हुआ. इसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेटेड कॉस्ट. आगे जाके हम लोग करेंगे इन्फ्लेटेड कॉस्ट क्या होता है. वी आर गोइंग टू कॉल इट एज व्हाट? इन्फ्लेटेड कॉस्ट. आने वाले टाइम, अभी हम आज ही के लेक्चर में ये इन्फ्लेटेड कॉस्ट क्या होता है वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो सर, हमें नॉर्मल कॉस्ट का मतलब ये समझा है, नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस में इंकर करते हैं, ठीक है. एबनॉर्मल कॉस्ट वो एक कॉस्ट होता है जो अराइज होता है बिकॉज ऑफ सम डैमेजेस और लॉस टू एसेट्स, ठीक है. सर नॉर्मल लॉस बेसिकली ये पहले से ही पता होता है कि इट इज गोइंग टू हैपन. एबनॉर्मल लॉस नहीं पता होता है इट्स गोइंग टू बी हैपन. इसलिए नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं. मतलब नॉर्मल लॉस जो भी है, ये जो कॉस्ट है, ये जो लॉस है, वो बाकी के यूनिट्स बेयर करेंगे. मुझे ये नहीं पता था कि आउट ऑफ 12 3 एप्पल्स इज गोइंग टू बी रोटन, बट मेरे दिमाग में ये था कि 10 एप्पल अच्छे रहेंगे. तो ये जो 2 रुपीज का जो एप्पल का लॉस है, वो बाकी के 10 एप्पल बेयर करेंगे. सो देयरफॉर द कॉस्ट पर एप्पल बिकम 12 रुपीज. सो जब वो 10 से 12 रुपीज हो जाएगा, जो कॉस्ट चेंजेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेटेड कॉस्ट, ठीक है. एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो है, रिपीट में बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है वो हम लोग कॉस्ट चार्ज करेंगे कॉस्टिंग पिनल अकाउंट में. एंड कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट मतलब जो 7 एप्पल्स बहुत अच्छी कंडीशन में है, उसे हम लोग चार्ज करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. चलो, इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग, लाइक दिस इज वेरी बेसिक कंसेप्ट आई एम टेलिंग यू. वी आर नॉट लर्निंग एवरीथिंग इन डिटेल्स. बस आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है. यस, वेटिंग फॉर यू ऑल. जल्दी जल्दी बताएं. इफ नो डाउट देन वी कैन गो ahead with next part. Put a message in the chat box if no doubt. जल्दी करो, ठीक है. चलो ना, tell me, I don't remember whether we have done, sir, when if 11 apples are in good condition. तो पूरे के पूरे, वो एक स्टूडेंट ने पूछा सर, अगर मान लो 11 एप्पल गुड कंडीशन में है, मतलब तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस 1 होगा. नॉर्मल लॉस विल बी 1. तो बाकी के जो 11 एप्पल जो गुड कंडीशन में है, वहां पे एबनॉर्मल लॉस नहीं है. पूरा का पूरा हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. द एंटायर यूनिट विल बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बात समझा या नहीं समझा? ठीक है, आगे बढ़ेंगे. सर, वेदर वी हैव डन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी. हमने कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से किया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी. नहीं किया हुआ, चलो ठीक है, लगा ही था मुझे. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी. सर यहाँ पे 2 टाइप की कॉस्ट है. सर कंट्रोलेबिलिटी मीन्स जहां पे 2 टाइप की कॉस्ट है. एक कंट्रोलेबल कॉस्ट
कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसपे मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसपे मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। सो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बराबर है, कौन से कॉस्ट, किसी किसी कॉस्ट पे मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, किसी किसी कॉस्ट पे मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर, रॉ मटेरियल 10 रुपीज का खरीदना है, 8 रुपीज का खरीदना है, या 12 रुपीज का खरीदना है, ये डिसीजन मैनेजमेंट के हाथ में होता है, मैनेजमेंट के हाथ में होता है, ये कंट्रोल हो सकता है। बट सर जब मशीन में मैं पुटअप करूँ, मशीन जब मैंने 100 यूनिट्स परचेज किए, 100 यूनिट्स परचेज करने के बाद जब मैं मशीन में उसको इनपुट करता हूँ फॉर प्रोडक्शन के लिए, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, प्रोडक्शन के लिए, तो मुझे पता है कि 5 यूनिट्स खराब हो ही जाते हैं, 5 यूनिट्स खराब हो ही जाते हैं, इसके ऊपर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ध्यान दें। एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कि व्हेन यू विजिट टू जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन, जेरोक्स के लिए जब आप जाते हो, तो जेरोक्स वाला जब वो जेरोक्स निकालता है, तो यू माइट हैव सीन कि कुछ पेजेस मशीन में फंस जाते हैं। जब वो निकालता है, वो निकालने के बाद वो मशीन वो पेजेस को, दे आर वेरी क्लीन, वो खराब पेजेस नहीं होते, बट स्टिल वो उसको कहाँ क्या करता है, स्क्रैप कर देता है, उनके पास डस्टबिन पड़ा रहता है, उसमें फेंक देता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? और आप देखोगे वो पेपर्स पूरे अच्छे कंडीशंस में होता है, अच्छे कंडीशन में होते हैं, वो रीयूजेबल भी हो सकता है, होते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यू माइट हैव सीन दिस व्हेन यू विजिट टू जेरोक्स वाला। सिर्फ एक ही बच्चा विजिट करता है मुझे लगता है, उसका नाम है मानस, बाकी सारे बच्चे को जेरोक्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, और गए भी है तो उन्होंने कभी लॉस देखा ही नहीं करे, ठीक है। नहीं देखा है तो नियरेस्ट जेरोक्स वाला वहां पे खड़े रहो आधे घंटे 1 घंटे के लिए, जहाँ पे क्राउड ज्यादा हो, यू विल ऑलवेज फाइंड कि पेजेस जेरोक्स मशीन में फंस जाते हैं, और उसके बाद व्हेन ही टेक दैट पेपर्स, वेस्ट पेपर, ही थ्रो दैट पेपर इनटू द डस्ट, एंड यू ऑल्सो सी दैट द पेजेस आर इन गुड कंडीशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर वो उसको रीयूज क्यों नहीं कर रहा है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। सो कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिसमें मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। सो कंट्रोलेबल कॉस्ट influenced influenced and controlled by managerial action, managerial action cannot be controlled, cannot be controlled by managerial actions, cannot be controlled by managerial actions, cannot be controlled by managerial actions। ठीक है, यस, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल, take an example, management want to make a rental agreement, are controllable in the hand of, सर मैनेजमेंट का कौन पर्सन होता है, मे बी टेक एन एग्जाम्पल सीईओ, बट नॉट इन द हैंड ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, not in the hand of factory manager। So rental agreement are controllable in the hand of CEO। Now who is CEO? He is a part of management, the entire managerial decision in the hand of CEO।
नॉट इन दी फैक्ट्री मैनेजर। ध्यान दे, वो सिर्फ सजेशन दे सकता है। डिसीजन पावर इज लाइज इन दी हैंड ऑफ मैनेजर इलेक्शंस। यहाँ पे एग्जांपल, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन can be controlled, can be controlled by factory manager, not by CEO. Not controllable by, or not controllable by CEO. ठीक है। सर इन शॉर्ट आई कैन से, सर अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, इंपॉर्टेंट डिसीजन का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो मैनेजमेंट के पास होता है, और जो छोटे छोटे डिसीजन, जो छोटे छोटे लॉसेस पे कंट्रोल करने का जो पावर होता है, कंट्रोल होता है, वो मैनेजमेंट के पास नहीं होता है। मैनेजमेंट के पास नहीं। इट्स वेरी सिंपल। So controllable costs are those costs which are easily controllable or in the hand of the management, and non-controllable costs are those costs which cannot be controlled by the manager elections. जब बेसिक पार्ट समझना है, ध्यान देना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट। चलो मैं काम करता हूँ, पहले ना मैंने जितना कंसेप्ट करा ना एक बार रिवाइज करवाता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को टेंशन तो आएगा पक्का, और कोई भी बुक लेके देख के नहीं बताएगा मुझे, कोई भी बुक देख के नहीं बताएगा। यहाँ तक हो गया सबका? चलो लेट अस रिवाइज, मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। एक बार छोटा सा रिवीजन होगा, 10 मिनट्स लगेगा। रिवीजन हमने अभी तक जो जो किया, इफ यू रिमेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, आगे पीछे लिख सकता हूँ बेटा, डिपेंड करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे मुझे क्लिक होगा, सर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? सर हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है पास्ट। इफ यू रिमेंबर, ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है पास्ट, ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी हैपन। बी, व्हाट इज करंट कॉस्ट, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। करंट कॉस्ट मींस इज वी कैन से प्रेजेंट कॉस्ट, प्रेजेंट कॉस्ट, प्रेजेंट कॉस्ट, बराबर है। एंड व्हाट इज माय नेक्स्ट पॉइंट, प्री डिटरमाइन कॉस्ट। मैंने आपको हमेशा बोला कॉस्ट शीट हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाते हैं, वी आर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, एस्टिमेटेड बेसिस पे। और मैंने आपको बताया था ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट पे डिपेंड करता है, ना कि एक्चुअल कॉस्ट पे, ना कि एक्चुअल कॉस्ट पे। इट नेवर डिपेंड ऑन एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसमें सबसे पहले है फिक्स कॉस्ट। मैंने बताया था दैट अमाउंट इज फिक्स्ड, अमाउंट इज फिक्स्ड, नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट। याद है बेटा, नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट। और ये यहाँ पे पर यूनिट चेंज होता है, पर यूनिट चेंजेस। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? सो वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस डिपेंड ऑन आउटपुट, डिपेंड ऑन आउटपुट। और सर यहाँ पे सेम क्या होता है, पर यूनिट नॉट चेंज। आई होप यू आर गेटिंग।
सर लेबर का रॉ मटेरियल का 1 यूनिट 10 रुपीज में है, रॉ मटेरियल का 1 यूनिट 10 रुपीज में है, ठीक है, 10 रुपीज। अगर मैं 10 यूनिट्स परचेज करूं तो 100 रुपीज, 50 यूनिट परचेज करूं तो 500 यूनिट्स, 1 यूनिट परचेज करूं तो 10 रुपीज। अब देखो डिपेंड करता है आपकी परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी पे, ज्यादा परचेज करोगे ज्यादा कॉस्ट, कम परचेज करोगे कम कॉस्ट, ठीक है। नंबर सी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पहले फिक्स्ड होता है, फिर बाद में चेंज होता है, फिर फिक्स्ड होता है, फिर बाद में चेंज होता है। और मैंने आपको बताया था इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने लिया था टेलीफोन। याद है टेलीफोन के चार्जेस नाइट कॉल में फ्री होते हैं और डे कॉल में चार्जेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल फर्स्ट 100 यूनिट पे मिनिमम कॉस्ट इतना है, 100 to 200 यूनिट्स पे इतना रहेगा। टेलीफोन चार्जेस सर फर्स्ट 100 कॉल पे चार्जेस 1 रुपी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आई डोंट नो द एक्चुअल चार्जेस, पर नेक्स्ट 100 कॉल्स पे भी चार्जेस बढ़ जाएगा, 1.2 पैसा 1.20 पैसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट 100 कॉल्स के ऊपर 1 रुपी 50 पैसा हो जाएगा। मतलब एक सर्टन लेवल तक फिक्स होता है, बाद में चेंज होता है, फिक्स रहता है चेंज होता है, फिक्स होता है चेंज होता है, ठीक है सर, समझा। फिर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, on the basis of element, wherein we have discussed about material, B labor, C overheads, material labor overheads। सब मटेरियल मैंने बताया था देयर आर टू टाइप ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और मैंने बोला जब आप तीनों को ऐड करोगे तो मुझे मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट और दोज कॉस्ट बिना उसके प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, बिना उसके प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। और ये है ओवरहेड। जब आप प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड प्लस करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करो तो मुझे सेल्स मिलेगा। तो डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट आर दोस कॉस्ट बिना उसके प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, इट इज अ कंपलसरी कॉस्ट फॉर कैरिंग द प्रोडक्शन। अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट मिस होगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। तो जैसे कि अगर आप मटेरियल ला के रखा, लेबर दे दिया, लेबर को दे दिया, पर बाकी का ओवरहेड्स आप नहीं कर, बाकी के एक्सपेंसेस आप नहीं कर रहे हो, तो बेटा कैसे चलेगा वो प्रोडक्शन, कैसे कैरी करेगा, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों एलिमेंट मस्ट है, तो ही आप लोग क्या कर सकते हो, आगे का प्रोडक्शन कैरी कर सकते हो। इज इट ओके? फिर मैंने आपको बताया था इसमें एक एग्जांपल दिया था कैलकुलेटर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने बताया था कैलकुलेटर में जो बटन यूज होते हैं वो क्या है, आपने बताया था डायरेक्ट मटेरियल। इसमें बैटरीज जो यूज होते हैं जिसको हम लोग सेल बोलते हैं वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। फिर मैंने आपको बताया था जहाँ पे कैलकुलेटर बनता है वहां पे एक वॉचमैन है गेट पे, वो क्या है, आपने बोला था इनडायरेक्ट लेबर। आई होप आपको याद है, आई होप ये आपको याद है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस। फिर बाद में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, आज ही डिस्कस किया, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। उसमें दो टाइप के कॉस्ट है, कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल। बाय मैनेजमेंट, नॉट बाय फैक्ट्री मैनेजर। और यहाँ पे नॉट बाय मैनेजमेंट, नॉट बाय मैनेजमेंट बट बाय फैक्ट्री मैनेजर। ध्यान दो बेटा, वेरी सिंपल पार्ट। Then we have discussed about on the basis of functionality, on the basis of functionality,
यहाँ पे हमने 5 पार्ट्स किए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फैक्ट्री, ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड R&D ओवरहेड। फिर मैंने देखा था जो भी एक्सपेंसेस है फैक्ट्री से वो फैक्ट्री में जाएगा, जो भी एक्सपेंसेस ऑफिस से है वो ऑफिस में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जो भी ओवरहेड है वो सेलिंग में जाएगा। और इसमें मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट बताया था क्या वो रिलेटेड टू प्रोडक्ट है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट। नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, अगर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट है तो आपको देखना है क्या ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो वो FOH में जाएगा। क्या वो ऑफिस से रिलेटेड है, अगर ऑफिस से रिलेटेड है तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। अगर वो सेलिंग से रिलेटेड है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ओवरहेड में जाएगा। रिमेंबर बेटा आप लोगों को बताया था। अगर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वापस 2 पॉसिबिलिटीज थी। एक था वो डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, और अगर मान लो कुछ टेस्टिंग से रिलेटेड, ऐसा मैंने कुछ बताया था, टेस्टिंग से रिलेटेड या क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड कॉस्ट होगा तो वो पार्ट होगा नेट नेटवर्क कॉस्ट का, नेटवर्क कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट का। फिर हमने डिस्कस किया आज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। पहला आएगा नॉर्मल कॉस्ट, और नॉर्मल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट which is incurred for running business in a smooth manner. And abnormal cost arises due to uh, accident, or we can say some incidents or loss to the assets. Abnormal cost. If anybody want to ask anything apart from that, और कुछ किया था बेटा मैंने तो मुझे बता दो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। Anybody want to ask anything? So नहीं पूछेंगे हम लोग, ठीक है। और लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, other cost classification. This is the last classification. Maybe you may not find this thing in notes, but you will find this cost classification in very good books. बेटा good books, अच्छे अच्छे books में मिलेंगे। हमारे notes में सारे शायद cover नहीं किए, I'm not very confident. Everything is not covered, but I am covering everything in detail. ये ध्यान दें, अगर cover है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं तो लिखा के दे रहा हूँ, that is different thing. सर पहला आएगा प्रोडक्ट कॉस्ट, विसिस पीरियड कॉस्ट। ये अदर कॉस्ट के कैटेगरी में आता है। बहुत रेयरली आपको कॉस्ट में इसका कॉस्ट के whenever you are going to learn something in cost, very rarely you will find these terms used in the cost, very rarely, very rare. But this is also an important part of the cost, opportunity cost, opportunity cost. Explicit cost versus implicit cost, differential cost, sunk cost, conversion cost, and last one is marginal cost. If anybody want to ask anything, let me know. If anybody want to ask anything, let me
This is the last slide. There is no need to write. Still you want to go back. I'm just revising these slides because मैंने जो भी करवाया वो मैंने सब रिवाइज कर. चलो ना एक एक करके हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले this is, let us assume this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, and this is G. We are not going to discuss these all costs in detail the way we have discussed in the way we have discussed last cost or classification. हम लोग उसको ऊपर ऊपर से देखेंगे, but at least basic ideas सबको पता होना चाहिए. Product cost and period cost क्या होता है? Product cost versus period cost. सर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? सर प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है, या यू कैन से असाइन टू द प्रोडक्ट. द कॉस्ट विच इज असाइन टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, एंड इसकी कॉस्ट स्टॉक में इंक्लूड होती है एंड इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन. देता हूं, इन्वेंट्री बोलो या स्टॉक वैल्यूएशन बोलो. स्टॉक वैल्यूएशन. आप लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किया है, AS2. आई डोंट नो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में AS2 है नहीं. डू यू हैव AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2? Yes. इन्वेंट्री वैल्यूएशन. यस सर. तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने देखा होगा कि व्हाइल वैल्यूइंग दिस कॉस्ट देयर इज अ कन्वर्जन कॉस्ट आल्सो. कन्वर्जन कॉस्ट होता है जिसमें लेबर और ओवरहेड्स होते हैं, उनका वैल्यूएशन कैसे होता है. दिस इज व्हाट यू पीपल हैव लर्न इन AS2. ठीक है. So what is period cost? So period cost charged as an expenses. Charged as an expenses against revenue. Against revenue. Revenue of the period in which they are incurred. In which they are incurred. उसमें सबसे अच्छी बात है not included in inventory valuation. और ये कॉस्ट को हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करते हैं. सर कैन यू गिव द एग्जांपल? क्यों नहीं? इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है एंड फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, जो पीरियड बेसिस पे देते हैं. आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं पीरियड बेसिस पे, इंश्योरेंस पे करते हो पीरियड बेसिस पे. सो कोई भी कॉस्ट जो टाइम के बेसिस पे करते हो, ना कि प्रोडक्शन के बेसिस पे, उस हम पीरियड कॉस्ट, वी आर कॉलिंग इट एज अ पीरियड कॉस्ट. बात समझा? तो यू कैन ऑल्सो से प्रोडक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट. और आपको पता है बेटा, ये दो कंपोनेंट को अगर मैं साथ में लेके आऊं तो मार्जिनल कॉस्ट बनता है. इतना दिमाग में नहीं रखना है, छोड़ दो. जितना डाइजेस्ट हो रहा है डाइजेस्ट करो. सब प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो इन्वेंट्री में इंक्लूड होता है. पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो किसी रेवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और ये कॉस्ट जनरली प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है. इसको हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं. चलो आगे बढ़े. आप लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पता होगा ना बेटा. कैन यू एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कुछ अच्छे के लिए प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करना. क्या मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? अरे यस और नो, ये तो बताओ हाँ या नहीं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यस सर, सिर्फ यस और नो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एम आई राइट कि कुछ अच्छे के लिए प्रेजेंट, फ्यूचर में कुछ अच्छा पाने के लिए मैंने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस किया. कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जनरली ये इकोनॉमिक्स में आपको
maximum number of time you see these type of is in economics. You can message me, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, एटलीस्ट ये कॉस्ट तो पता होना चाहिए, बाकी ये सारे कॉस्ट आपके लिए नए हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आई एम वेटिंग फॉर यू. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. चलो मैं एक एग्जांपल दूं या आप लोग खुद दे रहे हो, टाइप कर रहे हो? Because I want responses from your side. At least one example. जल्दी 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 जल्दी, ये नाम लू सबका, नाम लू, ये आप लोग खुद बता रहे हो. चलो ठीक है, आप मुझे बताओ, इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन आप जॉब करना पसंद करोगे या बिजनेस करना पसंद करोगे? विल प्रीफर टू डू जॉब और बिजनेस? जॉब, ठीक है. Let us assume that you people are not having any business background. You don't have any business background. ये भी assumption लेना है. Sir, after completing, take an example. Sir, MBA हम लोग ने किया, CA किया, या प्रोफेशनल कोर्सेज कोई भी किया. कंपनी ऑफर 2 लाख रुपीज सैलरी पर मंथ. चलो 1.5 लाख रुपीज सैलरी पर. मुझे बताओ आपका सेल्फ ग्रोथ कहाँ पे है, जॉब में है या बिजनेस में? ये तो पता होगा आपको. आपका खुद का ग्रोथ कहाँ पे, जॉब में है या बिजनेस में? बिजनेस में. बट आपको लगता है बिजनेस आपको प्रेजेंटली अच्छा इनकम देगा? मान लो आप आज से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो सबसे अच्छी इनकम कहाँ पे मिलेगी, बिजनेस जॉब में मिलेगी या बिजनेस में मिलेगी? वेरी हॉनेस्टली रिप्लाई करो, थोड़ा दिमाग यूज करो. जॉब में मिलेगा. बट सर क्या है ना, हमारे ब्लड में ना बिजनेस है, हम कॉमर्स वाले लोग, हम साइंस और आर्ट्स के बच्चों को हायर करने में बिलीव करते हैं. वो बात अलग है, सबसे ज्यादा अच्छे बच्चे साइंस में जाते हैं, बट हम कॉमर्स के लोग हैं जो बिजनेस करना जानते हैं. हमने क्या किया ना सर, प्रेजेंट बेनिफिट को सेक्रीफाइस किया इन ऑर्डर टू गेट मोर मैक्सिमम बेनिफिट इन फ्यूचर. और मैं तो खुद मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि इफ पॉसिबल गो हेड विद बिजनेस. बिजनेस में डेफिनेटली अप्स एंड डाउन है. देखो बिजनेस इज जस्ट लाइक दिस, इज जस्ट लाइक अ हार्ट बीट. जॉब इज अ स्ट्रेट लाइन, बट बेटा उसकी एंड हमेशा डाउनफॉल पे ही होती है. हमेशा ध्यान दो, हमेशा ध्यान. वाई बिकॉज इट गिव्स यू ओनली करंट इनकम, नॉट करंट इनकम, उसके लिए एक अच्छा वर्ड है. ठीक है, करंट इनकम. जब तक आप जॉब पे हो, एक्टिव इनकम, नॉट करंट इनकम, एक्टिव इनकम. जब तक आप जॉब पे हो तब तक आपको इनकम मिलेगा. बट बिजनेस गिव्स यू एक्टिव प्लस पैसिव. आप बिजनेस में हो तो भी इनकम आएगा. जिस दिन आपने बिजनेस को सेक्रीफाइस सरेंडर कर दिया, किसी और को दे दिया, तो भी आप इनकम जनरेट कर सकते. बहुत फर्क, बहुत फर्क. ठीक है, चलेगा. तो सर एक बात तो हमारे पास समझ में आ गई कि आफ्टर कंप्लीटिंग अवर एजुकेशन, तो हमारे पास दो ऑप्शन है. कंपनी का जॉब है जहाँ पे 1,50,000 रुपीज सैलरी है, मोर स्टेबल देन बिजनेस. ना इफ बिजनेस इज क्लोज एंड ऑल इनकम्स प्लस. बेटा मुझे ये नहीं पता चलता है कि व्हाई यू थिंक इन दैट वे. मुझे बताओ आप बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हो, बंद करने के लिए या ग्रो करने के लिए? बंद करने के लिए ग्रो, फिर बट ऑब्वियसली फिर देन व्हाई यू पुटिंग दिस मैसेज इन द चैट बॉक्स? ये आपके पोटेंशियल के ऊपर है बेटा, हर कोई थोड़ी ना बिजनेस कर सकता है. जब आपको पता है यू आर कैपेबल इनफ ऑफ डूइंग बिजनेस, देन नोबडी कैन स्टॉप यू. और सबसे पहली बात है ना, हमारे इंडियंस है ना, आई डोंट नो बट डोंट फील बैड, कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते. अच्छे से अच्छा बच्चा भी, इवन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्हेन वी वर सिटिंग ऑन द एग्जाम वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड.
अकाउंट सबसे ज्यादा अच्छे से आता है, बट तो भी एग्जाम में टेंशन आता है कि पेपर अगर अच्छा नहीं गया तो क्या। यस, सो नेगेटिव, सो नेगेटिव। Advertisement cost is a opportunity cost. No. In what sense? If you want to explain, अनिकेत आप explain कर सकते हो कैसे? तो डोंट बी सो नेगेटिव, सबसे पहले ये दिमाग में डाल के रख, डोंट बी सो नेगेटिव। और मैं तो बोल दूं कि हर पर्सन को ना बिजनेस करना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए, बिकॉज बिजनेस में वो उसका सेल्फ ग्रोथ नहीं होता है। ही इज ओनली हैविंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जस्ट लाइक दिस। और एक सर्टेन एज के बाद इट गोज डाउन, इट गोज डाउन। आई एम वेरी स्मॉल पर्सन, बट ऑब्वियस है बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन आपको मार्केट में मिलेंगे। तो डेफिनेटली देखो, ध्यान दो, बाकी आपका मर्जी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को एक सब्जेक्ट और करना चाहिए, एक सब्जेक्ट और ऐड करना चाहिए, दैट इज काउंसलिंग। होना चाहिए बच्चों को, जिसमें बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सिखाने चाहिए, और बच्चे पढ़ते ही जॉब करने के लिए, विच इज वेरी रॉन्ग। बेटा पढ़ना इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग नॉलेज गेन कर सके और उस नॉलेज का बेनिफिट हमें मिले, ना कि सामने वाले को। पता नहीं, ठीक है। नहीं, रिस्क लाइफ में देखो, बिना रिस्क का लाइफ इतना इजी नहीं होता है। लाइफ चैलेंजिंग तब होता है, जीने में मजा तब आता है जब आप रिस्क लेना सीख। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सब बातें करना बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। बेटा जब आपने सोच ही लिया ना मुझे ऐसा करना है, लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, बहुत डिफिकल्टीज। मे बी योर पेरेंट्स मे बी शेयरिंग दिस थिंग्स आउट यू विद यू आल्सो, व्हाट दे हैव डन। दैट टाइम वी रियलाइज यार, यार why we want to listen them, but their experience makes lot of difference to our life, बहुत डिफरेंस करता है। ठीक है, चलो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मैं बोलूँ उसको डिफाइन करूँ, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। बेटा ये एक्स है, ध्यान दें। हाँ ठीक है, बराबर है। यूज्ड व्हेन देयर आर ऑप्शंस, देयर आर ऑप्शंस। बेटा यहाँ पे ऑप्शंस होना भी बहुत जरूरी है, ऑप्शंस होना भी जरूरी है। आपको पता है कि आप बिजनेस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। बिजनेस में टाइम लगेगा, जॉब में इनिशियली ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो इनिशियली को सेक्रीफाइस करके अच्छे के लिए जो प्रेजेंट को आप सेक्रीफाइस करते हो उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे जॉब और कंपनी का ही दूंगा एग्जांपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग ओन बिजनेस, ओन बिजनेस is letting go of salary of, sorry, letting go of salary in, let us assume A Limited। सब मुझे बिजनेस करना है, जॉब मिलाता है A Limited में, नहीं नहीं चाहिए सैलरी, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है। भले मुझे बिजनेस में प्रेजेंट 10,000 मिले, 5,000 मिले, कुछ नहीं मिले, पर मुझे 1.5 लाख रुपए सैलरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ठीक है सर, ठीक है। आई बिलीव दैट जितने कम एज से आप शुरू करोगे बिजनेस, उतना ज्यादा वो अच्छे से बढ़ेगा, बहुत अच्छे से बढ़ेगा, बिकॉज यू आर वेरी यंग, वेरी डायनामिक, मोर एक्साइटेड, एंड नो, ये इसको हम लोग बोलते हैं, एंड रेडी टू डू एनीथिंग फॉर एन नंबर ऑफ आवर्स। इतना एनर्जी रहता है इन योर एज, ध्यान देना। तो सर वी हैव डन विद विच, वी हैव डन विद प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है,
पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो स्पेसिफिक पीरियड से रिलेटेड होता है। प्रोडक्ट कॉस्ट इन्वेंट्री में इंक्लूड होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट को स्टार्ट करें। डिफरेंशियल कॉस्ट मैं कर रहा हूँ, इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट पे आता हूं मैं। डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट। सर डिफरेंशियल कॉस्ट changes in cost due to changes in the level of activity. What is differential cost? Differential costs are those costs which changes due to changes in level of activity. सर क्या आप यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हो? यस, मान के चलो ऐसे ही। चलो यहाँ पे दो टाइप है। डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा। डिक्रीज इन कॉस्ट, बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जर्नली कॉस्टिंग में नहीं कराते हैं, बट मैं करा रहा हूँ बिकॉज आई फील आपको कोई डिफरेंशियल कॉस्ट बोले पूछे तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीज भी होते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट डिक्रीज भी होते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट कब होगा? जब कॉस्ट इंक्रीज होगा। और डिक्रीमेंटल कॉस्ट कब होगा? जब कॉस्ट डिक्रीज होगा। कॉस्ट डिक्रीज हुआ तो डिक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट होता है, एंड इंक्रीज होगा तो इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट होता है। बात समझा? तो मैं ये बताऊंगा, डिफाइन करूंगा दैट डिफरेंशियल कॉस्ट, यहां पे लिख देता हूं, डिफरेंशियल कॉस्ट मे बी ड्यू टू, both changes in variable cost and fixed cost। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, फुल फॉर्म लिख देता हूं फिर बाद में तकलीफ। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। सर कैन यू गिव अस द एग्जांपल? चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको और अच्छे से समझेगा। एग्जांपल, मुझे बताओ क्या वेरिएबल कॉस्ट सेम होता है नहीं होता है? यस सर। सर 100 यूनिट्स 1000। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट, टेक एन एग्जांपल एट द रेट ऑफ 2 रुपी। जैसे मटेरियल आता है, मटेरियल आता है। सो मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, direct labor is a part of variable cost, direct expense is a part of variable cost। अरे यार, ₹2, ठीक है। So what will be my variable cost? My variable cost for 100 units ₹2, 200 rupees, यहाँ पे 2000 rupees। चेंज हुआ? यस चेंज हुआ, डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बेटा, फिक्स कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंड नहीं रहता, ये मैंने आपको बताया था। लेट अस एज्यूम यहाँ पे है 2000, नहीं 1000 लेता हूँ, 1000, 1000। चेंज हुआ क्या? नहीं सर चेंज, चेंज नहीं हुआ। बट सर एक बात हमेशा ध्यान दो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। जब आप बिजनेस इनिशियली नया स्टार्ट करते हो तो बिजनेस प्रीमाइसेस बड़ा लेते हो या छोटा लेते हो? सर हमें पता है हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एज आई सेड विद एन assumption दैट नो फैमिली लाइक बैकग्राउंड बिलोंग फ्रॉम बिजनेस, ऐसा assumption ले लो, क्या प्रॉब्लम है? तो बट ऑब्वियस हम लोग हमेशा शुरू छोटे से करेंगे, एक छोटी प्रीमाइसेस लेंगे जहाँ पे हम लोग 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। बाद में पता चला प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जगह ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? अरे जगह ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा, मशीन आएंगे, ज्यादा लेबर बढ़ेंगे, लगेगा।
तो मुझे बताओ क्या एडिशनल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सर एडिशनल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा बेटा। जहाँ पे मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करता था तभी भी मैं 1000 दे रहा हूँ, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो भी 1000 ही दूंगा। बट सर अभी जगह कम पड़ रही, आई वॉन्ट एडिशनल स्पेस, इसलिए मैंने क्या किया, पास की जगह रेंट पे ले ली। ये भी रेंटेड है, लेट अस अज्यूम ये भी रेंटेड है, ये भी एडिशनल स्पेस रेंट पे ली। और उसने मुझे बोला सर ₹500 एक्स्ट्रा लगेंगे, मैंने बोला ठीक है। तो 1000 प्रोडक्शन बढ़ने से कभी कभी आपका एडिशनल फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एडिशनल। एक बात ध्यान देना है, आपका फिक्स कॉस्ट जनरली फिक्स ही होता है अनलेस यू हायर सम एडिशनल स्पेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, माई कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स विल बी 1200, माई कॉस्ट विल बी 3500। सर दोनों का डिफरेंस कितना है? ₹2300। दिस 2300 इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। मैंने आपको एक एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा वो एक बता दिया, फिर फिक्स कॉस्ट कैसे बढ़ता है वो एक बता दिया। सर अगर मान लो मुझे 500 ले ले, ठीक है ना, मत लो ना, यहाँ पे 3000 कर दो, 1800 आ जाएगा, 1800 विल बी डिफरेंशियल कॉस्ट। हाँ हाँ समझा सर, समझा 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 समझा, बात समझा बेटा। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? जो चेंज होता है, चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब आउटपुट, प्रोडक्शन। इफ नो डाउट तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेंशन टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट विल गिव्स मी टोटल कॉस्ट। एनीबॉडी हैव वांट टू आस्क एनी डाउट इन डिफरेंशियल कॉस्ट? बता दो फास्ट। इफ नो डाउट तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेंशन करो चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी। ठीक है सर, डिफरेंशियल कॉस्ट के बाद सर अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, डिफरेंशियल कॉस्ट हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट लेते हैं। सिंपल सिंपल पहले कंप्लीट कर लेते हैं ना, ठीक है ना। बी एफ कन्वर्जन, देखो नाम ही कन्वर्जन, कन्वर्जन कॉस्ट विच इज इंकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। क्या बोल रहा है? कॉस्ट इंकर्ड, कॉस्ट इंकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। सर जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर ये एक वुड है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं। सर ये वुड है, दिस इज वुड, ठीक है। ये वुड मेरे लिए रॉ मटेरियल है, इससे मैंने क्या बनाया, एक चेयर बनाया। तो मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, ध्यान देना, कोई हंसना नहीं, पाप लगेगा, ध्यान देना, ठीक है। ये चेयर बनाया, ठीक है, अच्छा खासा चेयर है। सर ध्यान देना, रॉ मटेरियल था 1000 रुपीज का, चेयर बनते बनते मेरे को कॉस्ट लग गया, टेक एन एग्जाम्पल फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का कॉस्ट आया, टेक एन एग्जाम्पल अभी 2500। इसका मतलब सर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में मुझे 1500 रुपीज एडिशनल इंकर करने पड़े। इस 1500 को मैं बोलूंगा कन्वर्जन कॉस्ट। बात समझा या नहीं समझा? सर ये 1500 में क्या क्या होगा? सर ये 1500 में लेबर होगा, ये 1500 में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ओके, मुझे बताओ क्या ये 1500 में रॉ मटेरियल है? क्या ये 1500 में रॉ मटेरियल का कॉस्ट है? बोलो, डज इट नहीं। इंक्लूड? नहीं। तो क्या मैं ऐसा नोट लिखूं चलेगा कन्वर्जन कॉस्ट के नीचे? डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बरोबर है।
बेटा ये बेसिक बेसिक बातें हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स में, सारे ऑब्जेक्टिव्स में दिया रहेगा दैट कन्वर्जन कॉस्ट इज सम ऑफ रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड। बच्चे भी इतने अच्छे। ट्रू 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 ट्रू। नहीं बेटा गलत है वो, वेरी रॉन्ग। सो मैं अगर इसका फॉर्मूला बनाऊं दैट कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर प्लस अदर एक्सपेंसेस, क्या मैं करेक्ट हूं बेटा? यस बच्चों, बोलो बेटा बोलो, क्या मैं राइट हूँ? क्या मैं करेक्ट हूँ? यस। बहुत ध्यान देना, हर चीज को ध्यान से देखना बेटा, ये थियरी नहीं है, ये थियरी नहीं है, ध्यान देना। ये बेसिक टर्म्स है जिसको आपको समझना है, बेसिक टर्म्स। चलो आप मुझे बताओ कि आपको क्या समझा करके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम गिविंग वन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। सर मैंने एक गिफ्ट परचेज किया, गिफ्ट लिया, प्लस उसको रैप करवाया, रैपिंग करवाया, राइट? सर गिफ्ट की कॉस्ट थी 1000 रुपीज और रैपिंग की कॉस्ट थी 80 रुपीज। तो मुझे बताओ यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट? 80 रुपीज, वेरी गुड। सर कॉस्ट ऑफ गिफ्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, ओनली रैपिंग दैट इज ₹80, दैट इज। अभी ये रैपिंग में अगर आप देखोगे वो क्या लेता है, खुद का लेबर चार्जेस लेगा प्लस कॉस्ट ऑफ वेपर लेगा। ये सब बेटा नहीं, ये दोनों कॉस्ट लेगा, वो लेगा। अगर आप रैपिंग लेते हो तो आई थिंक एटलीस्ट कॉस्ट रुपीज 5 रुपीज 6 रुपीज, बट आप उसे पैक करवा के लोगे तो वो 10 रुपीज चार्ज करता है, 20 रुपीज चार्ज करता है, 30 रुपीज, डिपेंड्स डिपेंड्स डिपेंड्स। तो सर कन्वर्जन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के लिए लगता है, इसके लिए कन्वर्जन कॉस्ट में कभी भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूड नहीं होता है। सो कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड लेबर प्लस अदर एक्सपेंसेस, ये हमेशा ध्यान दें। मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट अस स्टार्ट विद द मार्जिनल कॉस्ट नाउ। मार्जिनल कॉस्ट, नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? सर हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। सर इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है कॉस्ट इंकर्ड in producing one additional unit, one additional unit। एक एडिशनल यूनिट पर प्रोड्यूस करते वक्त जो कॉस्ट इंक्रीज होता है उसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। सर हमें नहीं समझा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? यस सर, जब मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए थे तो कॉस्ट था 1000 रुपीज। लिसन वेरी केयरफुल। जब मैंने 101 यूनिट प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट हो गया 1008 रुपीज। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 1 यूनिट ऐड हुआ या नहीं हुआ? यस सर, 1 यूनिट ऐड हुआ। ये 1 यूनिट ऐड होने से आपकी कॉस्ट कितने से बढ़ी? 8 रुपीज से। इस 8 रुपीज को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। देखो बेटा मैंने मीनिंग यही लिखा है, कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। सर जब मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए थे तो मेरा कॉस्ट था 1000 रुपीज, बट मेरा जब production 101 units हुआ, my cost increased from 1000 to 1008, it means cost increased by 8 rupees, then these 8 rupees is called as marginal cost। सर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हर एक एडिशनल यूनिट बढ़ने से आपका जो कॉस्ट बढ़ेगा उस एडिशनल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट। सर यू वांट टू से लाइक दिस कि अगर 101 पे 8 रुपी 1008 है और आपने 102 यूनिट प्रोड्यूस किया और मान के चलो वहां पे आपका कॉस्ट हुआ 1015 रुपीज,
तो यहाँ पे 7 रुपीज से बढ़ रहा है, तो 7 रुपीज योर मार्जिनल कॉस्ट, आंसर इज यस। 1 यूनिट बढ़ने से आपका कॉस्ट कितने से बढ़ा, दैट एडिशनल कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। एंड एक बात बता देता हूं, मार्जिनल कॉस्ट इज जस्ट लाइक वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बेटा, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता है, हमेशा ध्यान दो, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, तो इट इज जस्ट लाइक वेरिएबल कॉस्ट, ये ध्यान। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग लेट, इसको मैं एग्जांपल देता हूं इफ यू वांट। मैंने क्या बोला कि मार्जिनल कॉस्ट एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट है, चलो मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं, एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है सर। कॉस्ट 100 यूनिट्स एंड 101 यूनिट्स। चलो बताओ मुझे वेरिएबल कॉस्ट, लेट अस एज्यूम वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज ले लेता हूँ सर, यहाँ पे 200 रुपीज आएगा, यहाँ पे 202 रुपीज आएगा, बरोबर है, यस। सो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होता है, वो तो चेंज होता ही नहीं। लेट अस अज्यूम यहाँ पे भी 1000 रुपया है और यहाँ पे भी 1000 रुपीज है, बेटा फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिनल कॉस्ट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे 1200 रुपीज हुआ और यहाँ पे 1202 रुपीज हुआ। मुझे बताओ कॉस्ट कितने से बढ़ा, 2 रुपीज से बढ़ा, दिस 2 रुपीज कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट। बात समझा बेटा, दिस 2 रुपीज कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट। 1 यूनिट बढ़ने से आपका 2 रुपी का कॉस्ट इंक्रीज हुआ, दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल कॉस्ट। सो कन्वर्जन कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। Anybody want to ask anything? Let me know fast. लिख लो फटाफट। If it is done, put a message in the chat box, done done done, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेंशन करो, मेंशन करो। चलो ठीक है सर, एक्सप्लिसिट बचा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट, चलो संक कॉस्ट ले लेते हैं। मार्जिन, चलो मार्जिनल कॉस्ट लेते हैं, ठीक, बेटर रहेगा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिन कॉस्ट तो हो गया ना, यस, मार्जिन कॉस्ट हो गया। नाउ संक कॉस्ट, संक कॉस्ट बचा हुआ है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट बचा हुआ है। लेट अस स्टार्ट विद संक कॉस्ट। इजी बेटा ये भी, संक कॉस्ट सर संक कॉस्ट को सर संक कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इंकर्ड, ऑलरेडी इंकर्ड एंड इररिलेवेंट, अरे बाप, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन। सर डिसीजन मेकिंग में वो कुछ भी यूज मैटर नहीं करता है बेटा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इररिलेवेंट। सर मैंने कॉस्ट तो इंकर कर दिया बट उससे डिसीजन का कोई कंसर्न नहीं, डिसीजन मेकिंग में वो कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो सर आप इंकर क्यों कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। जल्दी, कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इंकर्ड एंड इररिलेवेंट फॉर डिसीजन में।
चलो आगे बढ़े। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूं। नंबर 1, मार्केटिंग। फर्स्ट वन, मार्केटिंग। मुझे बताओ, क्या सारे बिजनेस मार्केटिंग करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर, एवरी बिजनेस डू मार्केटिंग। पर मुझे बताओ, क्या सारे बिजनेस चलते हैं मार्केटिंग करने से? आंसर इज नो। सर मार्केटिंग से बिजनेस, सारे बिजनेस नहीं चलते। और मार्केटिंग इज द, ये मार्केटिंग इज नॉट ओनली द फैक्टर जिसकी वजह से बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन को पता है कि मैं कितना भी मार्केटिंग कर लूं, कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट परचेज करेगा जो उसको पसंद है। अगर मुझे पता है कि मेरी मार्केटिंग नहीं करने से भी मेरे प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो मैं मार्केटिंग क्यों करूंगा? ये बात ध्यान देना। वाई आई एम गोइंग टू डू द मार्केटिंग? सो मुझे ये पता है कि मार्केटिंग कॉस्ट से मेरा बिजनेस ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा एनीवे, बट मार्केटिंग तो करना पड़ेगा बिकॉज पीपल शुड नो अबाउट माई प्रोडक्ट। मुझे बताओ, एडवर्टीजमेंट्स आती है बार बार, यस, सोशल मीडिया। कि वो एडवर्टीजमेंट पेड एडवर्टीजमेंट होती है, यस, इट्स इन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दीज ऑल आर, इवन इन स्टूपिड बॉक्स पे जो अपने नेशनल चाहे न्यूज में भी होती है, सीरियल्स के बीच में भी होती है, मूवीज में भी होती है। कंपनी करोड़ ऑफ रुपीस पैसा इनकट करता है और कंपनी को ये भी पता होता है कि मार्केटिंग करने से उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो मार्केटिंग ये ऐसा एक कॉस्ट है जिससे उनका बिजनेस ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। नंबर 2, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना। बेटा ट्रेनिंग देने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा, ध्यान देना। आप ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? आप उसको बताना चाहते हो कि मशीन इस तरह से ऑपरेट करनी है, सॉफ्टवेयर इस तरह से यूज करना है। बेटा उससे हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो संक कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कंपनी इंकर करता जरूर है, बट उसका जो रिलेवेंस है बिजनेस के डिसीजन के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज अ संक कॉस्ट। बात समझा या नहीं समझा? अरे चलो और एक एग्जांपल देता हूँ। नंबर 3, मान लो कंपनी का कोई पार्ट्स, मशीन का पार्ट खराब हो गया है। अगर वो पार्ट को मैं चेंज कर दूं, क्या तो प्रोडक्शन चेंज होने वाला है क्या? नहीं सर, प्रोडक्शन चेंज होने वाला नहीं, प्रोडक्शन का तो आउटपुट उतना ही आएगा। कोई पार्ट खराब होने से जब मैं उसको रिप्लेस करता हूं तो मेरा कॉस्ट थोड़ी ना चेंज होने वाला है। बात समझा या नहीं समझा? चलो इसमें और एक एग्जांपल है, R&D वाला पार्ट है, रिसर्च एंड डेवलप। बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से जरूरी नहीं कि कंपनी को आने वाले टाइम में हमेशा प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा। कंपनी को पता है अगर रिसर्च अगर प्रोडक्टिव हुआ तो मेरा काम सक्सेसफुल होगा। बट हर रिसर्च थोड़ी ना प्रोडक्टिव रहता है, हर रिसर्च थोड़ी ना गारंटी होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ रिसर्च। हर रिसर्च आपको एश्योरेंस थोड़ी ना देगा। हर चीज मतलब रिसर्च आपको फ्रूटफुल प्रोडक्ट नहीं देगा। सर लोग रिसर्च करते रहते करते रहते करते रहते, उसमें से कुछ सिलेक्टेड रिसर्च कंपनी के लिए प्रोडक्टिव रहता है। बाकी रिसर्च पे किया हुआ खर्चा कंपनी को पता है, कंपनी सिर्फ खर्चा कर रही है, कुछ नहीं कर रही। उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं। ऐसा क्या रिसर्च करने से प्रॉफिट बढ़ेगा? आंसर इज नो। तो सम कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच इज ऑलरेडी incurred बट दे आर irrelevant फॉर द डिसीजन, irrelevant फॉर डिसीजन। आर यू गेटिंग? कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे जाऊं। नहीं पूछना है सर, जल्दी जल्दी खत्म करो, बात खत्म सर, लास्ट पार्ट, एंड हियर आवर कॉस्टिंग सिलेबस विल एंड। explicit cost,
implicit cost, explicit cost, implicit cost. Sir, explicit cost is also called as accounting cost. Is also called as accounting cost. It is called as inputted cost. आप लोग को जनरली ना कॉस्टिंग में यूज होगा वर्ड इनपुटेड कॉस्ट, ये होगा। इम्प्लीसिट एक बार भी यूज नहीं हुआ, एक्सप्लिसिट नहीं हुआ, बट अकाउंटिंग कॉस्ट और इनपुटेड कॉस्ट इज जनरली यूज होता है ये टर्म्स। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लीसिट कॉस्ट, accounting cost, inputted cost. It is also called as accounting cost, called as same, called as inputted cost or out of pocket cost. It is also called as notional cost. It is also called as, just wait, it is also called as नहीं हो रहा है क्लिक, ठीक है, can be found in books of account. ये हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरली रिकॉर्ड करते हैं। इसका और एक नाम लिख लो, ये तो इजी है, नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट, कॉल्ड इट एज नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट ऑल्सो। और ये जनरली देखो क्लियरली क्वेश्चन में बोला है नॉन अकाउंटिंग, तो कैनॉट बी फाउंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कैनॉट बी फाउंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, नोशनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। आपके पास बिजनेस प्रीमाइसिस है, दिस प्रीमाइसिस बिलोंग्स टू यू। आर यू गोइंग टू रिसीव रेंट फ्रॉम प्रीमाइसिस? माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है। सर ये बिजनेस प्रीमाइसिस आपकी है, आप यहाँ पे बिजनेस करते हो, योर ओन बिजनेस यू आर डूइंग। आर यू गोइंग टू रिसीव रेंट फ्रॉम द प्रीमाइसिस? आर यू गोइंग टू रिसीव द रेंट फ्रॉम प्रीमाइसिस? नो, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ नोशनल कॉस्ट। मान के चलो आपको रेंट मिल रहा है, मान के चलो, मान के चला ठीक है, बट सर उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? आप नहीं करेंगे अकाउंट, ये ध्यान देना। इसलिए हम लोग कैन नॉट बी फाउंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैन नॉट बी फाउंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर इसका फाउंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मान लेना है मैंने प्रीमाइसिस रेंट पे लिए तो मुझे रेंट देना पड़ेगा, रेंट पे। मैंने अगर रॉ मटेरियल परचेज किया है तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। मैं अगर सैलरी दूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। मतलब जो एक्चुअली कैश गोज आउट हो रहा है बेटा, ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो आप एक्चुअली इंकर करते हो और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको रिफ्लेक्ट भी करेगा। बराबर है? ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। दे आर काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ नेचर। देखो दो बातें होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक सब्जेक्टिव होती है। तो जैसे इम्प्लीसिट कॉस्ट जनरली ऑब्जेक्टिव है और इम्प्लीसिट कॉस्ट बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव है, बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव एस्टिमेशन। सब्जेक्टिव्स, जैसे कि एग्जांपल अगर मुझे देना है तो यूज ऑफ ओन बिल्डिंग, यूज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। सर अगर यही बिल्डिंग में रेंट पे लेता तो मुझे इतना रेंट मिलता, अरे मिलता मतलब मिला क्या? नहीं ना, नहीं। फॉर बिजनेस
यूज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग फॉर बिजनेस, यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में रेंट इज सब्जेक्टिव। ठीक है, आई गेस यहां तक सफिशिएंट है। So here we have done with our syllabus of cost accounting, introduction to cost on cost classification. If anybody want to ask anything, let me know. Let me know. अगर किसी को कुछ पूछना है, if no doubt put a message in the chat box. No doubt, no doubt, no doubt. तो हम लोग मान के चलेंगे आज हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया है। और यहाँ पे हम लोग लेक्चर्स को वाइंड अप कर सकते हैं। चलो then bye for the day. Take care. Thank you very much. Bye.